गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर लिखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें और डिक्टेशन लिखने के बाद उसे पीडीएफ से ज़रूर चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उसे वहाँ पर ज्वाइन करें। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 110 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। स्मार्टफोन, टैब या डिजिटल तकनीक के मानव मस्तिष्क पर प्रभाव की पड़ताल लगातार चलती रही है। यह एक बड़ा सवाल है कि आधुनिक तकनीक के ये यंत्र क्या हमारी प्राकृतिक क्षमताओं को प्रभावित करने लगे हैं। सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी में हुए एक नए शोध के मुताबिक स्मार्ट तकनीक से जुड़े बहुत सारे नकारात्मक पक्ष हैं, पर इसके सुखद पक्ष भी हैं। चर्चा में रहने के बावजूद कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह दर्शाता हो कि स्मार्टफोन और डिजिटल तकनीक हमारी जैविक संज्ञानात्मक क्षमताओं को नुकसान पहुंचाती है। नेचर ह्यूमन बिहेवियर में प्रकाशित शोध पत्र में शोधकर्ताओं के समूह ने डिजिटल युग के विकास के बारे में विस्तार से बताया है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि स्मार्ट तकनीक कैसे हमारी सोच की पूरक बनती है, कैसे हमें उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करती है। हम अपनी जैविक क्षमताओं को जिस तरह से बदलना चाहें, इसमें स्मार्टफोन या डिजिटल तकनीक हमारा सहयोग करती है। यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम तकनीक की मदद से खुद को कैसे ढालना या बनाना चाहते हैं। पैराचिन। तकनीकी आमतौर पर बाधक नहीं बन रही है, बल्कि सहयोग कर रही है। जैसे आपका स्मार्टफोन स्टेडियम का रास्ता जानता है, ताकि आपको नक्शा देखने या लोगों से मदद मांगने पूछने की जरूरत ना पड़े। समय की भी बचत होती है और दिमाग कुछ और सोचने की स्थिति में होता है। हम 2021 में पेन और कागज के सहारे जटिल गणितीय समस्याओं को हल नहीं कर रहे और ना फोन नंबर याद कर रहे हैं। कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन सहायक के रूप में काम करते हैं। ये ऐसे उपकरण के रूप में काम करते हैं जो याद रखने, गणना करने और जानकारी सहेजने व जरूरत पड़ने पर उसे प्रस्तुत करने में अच्छे होते हैं। स्मार्ट तकनीक निर्णय लेने के कौशल को भी विकसित करती है। स्मार्टफोन कई तरह की तकनीक के इस्तेमाल की सुविधा देता है। तकनीक अनावश्यक श्रम से हमें बचाती है और अवसर देती है कि हम कुछ और नया रचें। तकनीक चेतावनी भी देती है, आपको समय का पाबंद भी बनाती है। स्मार्ट बनने में आपकी सहायता करती है। इसके बारे में यह कहने के प्रमाण नहीं है कि यह हमें बेवकूफ, पराधीन या मंदबुद्धि बना रही है। पैराचेंज। ताजा शोध से पहले भी स्मार्टफोन तकनीक पर कई शोध हो चुके हैं। हालांकि बच्चों के बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे और शोध की जरूरत है। क्या स्मार्टफोन बच्चों को असामाजिक बना रहा है? क्या वह उन्हें चिड़चिड़ा और अवसादग्रस्त बना रहा है? क्या स्मार्टफोन बच्चों की सक्रियता घटा रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं कि स्मार्टफोन का अतिरेकी इस्तेमाल किसी के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। मानव व्यवहार और मानव मस्तिष्क पर स्मार्टफोन के प्रभाव की पड़ताल आगे गहराई से जारी रहनी चाहिए। ज्यादातर डॉक्टर यह मानते हैं कि कम से कम सामान्य जीवन और नींद में यह दखल ना दें तो ज्यादा बेहतर है। मानव को तकनीक या स्मार्टफोन के सदुपयोग पर जोर देना चाहिए। दुरुपयोग किसी भी चीज का वर्जित है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल जब हर
काम में बढ़ता जा रहा है, तब तो हमें और भी सतर्क व सजग भाव से उसके सदुपयोग का ही ज्यादा प्रचार करना चाहिए, ताकि वह हमारे समेकित विकास में सहयोगी बने। पैरा चेंज। देश में राज्यों ने पिछले कुछ हफ्तों में लॉकडाउन में ढील दी है, पर परस्पर विरोधी और भ्रमित करने वाले नियमों को समझना भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में आने वाले जटिल प्रश्नों सा लगता है। मुंबई में लागू नियमों पर विचार करें, जहां सड़क की बाईं ओर की दुकानें वैकल्पिक दिनों में खुल सकती हैं, जबकि दाईं ओर वाली दुकानों में सप्ताह के अन्य दिनों में कारोबार हो सकता है। जाहिर है आपकी दाईं ओर क्या है और बाईं ओर क्या है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा से आ रहे हैं। अप मार्केट सामान बेचने वाले एक स्टोर ने इसका यह समाधान निकाला। अगर पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती तो वे कहते कि उनका आधा स्टाफ मुंबई के एक छोर से आया है, जबकि अन्य स्टाफ सदस्य दूसरी छोर से। वैसे भी स्टोर ने अपने शटर नीचे गिरा लिए, लेकिन ग्राहकों को कॉल करने के लिए एक मोबाइल फोन नंबर सामने चिपका दिया। पैरा चेंज। कई राज्य सरकारों के रेस्टोरेंट और पार्क खोलने से पहले शादियों को मंजूरी देने के फैसले के बारे में मीम बनाए गए और संपादकीय लिखे गए। यह कुतर्क है। अखबार पढ़ने वाले लगभग सभी लोगों को पता होगा कि वायरस भीड़ में फैलता है, बंद कमरों, गैर हवादार वातानुकूलित कमरों में फैलता है, खुली जगहों पर उतना नहीं फैलता। पार्कों में घूमना फेफड़ों के लिए अच्छा है व मधुमेह के खतरे को भी कम करता है। फेफड़ों को ठीक रखना व मधुमेह को संभालना आज राष्ट्रीय मिशन सा है। इसी तरह मुंबई में नाइट क्लबों को जनवरी में फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी, जबकि स्कूल बंद थे। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की प्रमुख यामिनी अय्यर इशारा करती हैं कि फैसला लेने में सबूतों का कम इस्तेमाल हो रहा है। कुछ फैसले पूरी तरह से मनमाने हैं। पिछले सप्ताह वह उनके पति बच्चे अपनी कार में मास्क को नीचे किए हुए थे, पर नागरिक स्वयंसेवकों ने उनके फोटो खींचे और सरकार के विचित्र नियम को दोहरा दिया कि कार में बैठे परिवारों को भी मास्क पहनना चाहिए। पैराचेन। इन दिनों अजीबोगरीब प्रतिबंध नौकरशाही से परे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA और क्लबों तक फैले हुए हैं। पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान ब्लूमबर्ग के स्तंभकार एंडी मुखर्जी ने इस स्थानीय तानाशाही को दर्शाने के लिए एक शब्द RWA अंकल गढ़ा है। नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक भारत सरकार के भीतर और बाहर RWA अंकलों की मानसिकता सक्रिय है। यह ज्यादातर विशेषाधिकार प्राप्त पुरुषों का एक समूह है। ये लोग आदेश देने के आदी हैं और सुनने के कम अभ्यस्त हैं। पैराचेंज। हमारी कोविन वेबसाइट वैक्सीन प्रमाण पत्रों को पासपोर्ट से जोड़ने के साथ एक वैश्विक प्रतिमान बन सकती है, लेकिन जैसा कि कई लोगों ने बताया है, यह भारत में बहुत आगे की चीज है। यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी अक्सर धीमी होती है और डिजिटल साक्षरता सीमित, जो शायद बताती है कि हमारी टीकाकरण दर मई में प्रतिदिन 20 लाख से बढ़कर 21 जून से 28 जून के बीच लगभग 58 लाख कैसे हो गई। 21 जून से 28 जून तक सभी आयु समूहों के लिए मौके पर ही पंजीकरण की मंजूरी दी गई थी। इससे पता चलता है कि कम ही लोग कोविन का प्रयोग कर पा रहे हैं। जहां तक वैक्सीन प्रमाण पत्र के वास्तविक वैक्सीन पासपोर्ट
के रूप में काम करने का सवाल है तो हम ऐसा नहीं कर पा रहे। दुनिया में कोविन को जैसे काम करना चाहिए वह नहीं कर पा रही। कोविन पर कई बार कोशिश करने और नाकाम होने के बारे में सबके अपने अपने अनुभव है। पैरा चेंज। अफसोस मेरा भ्रम जारी है। द्रव यांत्रिकी शोधकर्ताओं के एक समूह ने रेखांकित किया है कि कैसे रेस्टोरेंट और कार्यालयों के फिर से खुलने पर इंडोर वायु प्रवाह को सुरक्षित रूप से प्रतिबंधित किया जाए। उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करना कि खिड़कियां खुली रहें और लोग बड़े क्षेत्र का उपयोग करें। इस बेहद समझदार सलाह को पढ़कर मैंने एक फरमान जारी करने के बारे में सोचा जिसे याद रखना देश भर के सभी वरिष्ठ निर्णयकर्ताओं की आवश्यकता होनी चाहिए। यह वैक्सीन ओवरडोज का मामला नहीं है। मुसीबत यह है कि मैं खुद IWA अंकल का दर्जा हासिल करने से अभी कुछ साल दूर हूँ। पैराचेन। IPL 2021 के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात 2020 विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। अक्टूबर-नवंबर में हो रहे इस मुकाबले को लेकर बेशक स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों में कुछ आश्चर्य के भाव हों, लेकिन इसे इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि यह फैसला अमीरात को इतिहास में शुमार कर रहा है। यह मुल्क ICC का पहला एसोसिएट सदस्य बनने जा रहा है जो इतना बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करेगा। सवाल यह है कि ICC और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को अमीरात में 2020 विश्व कप आयोजित करने के लिए किसने आश्वस्त किया। यदि इसकी एक बड़ी वजह पिछले 1.5 वर्षों में कोविड-19 के प्रबंधन के मद्देनजर अमीरात के सुरक्षित मुल्क होने का विश्वास है तो दूसरा कारण निश्चय ही ऐसे आयोजनों की मेजबानी का अनुभव और यहाँ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का होना भी है। अमीरात ने यह छवि रातों रात नहीं बनाई है। इसकी शुरुआत तो 80 के दशक के मध्य में ही हो गई थी जब शारजहां ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को रेगिस्तान में लाने में सफलता पाई। इसके बाद दुबई और अबू धाबी नए केंद्र के रूप में विकसित हुए। इस तरह कभी बाहरी मुल्कों का खेल माना जाने वाला क्रिकेट द्विपक्षीय श्रृंखलाओं, एशिया कप, IPL और अंडर-19 विश्व कप जैसे आयोजनों की मेजबानी से अपना प्रभाव जमाता गया। स्थानीय अधिकारियों और अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने जिस सहजता से महामारी के दौरान IPL 20 के मुकाबलों की मेजबानी की, उससे BCCI को यकीन हो गया कि यह मुल्क बड़े आयोजनों के लिए तैयार है। इसलिए भारत में संक्रमण बढ़ने के बाद IPL 2021 के शेष आयोजनों के लिए सब जगह की तलाश हुई तो उसने अमीरात को चुनने में समय नहीं गंवाया। यही 2020 विश्व कप के साथ भी हुआ। 2020 विश्व कप की मेजबानी से मध्य पूर्व के एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में अमीरात की हैसियत में इजाफा होगा। अगर इससे स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिल सकी तो यकीनन यह अपने उद्देश्य को पा सकेगा। पैराचेन। गर्मी के दिन हैं और प्यास बहुत लगती है, इसलिए पानी पर ज्यादा ध्यान जाता है, मगर पानी को लेकर एक विश्वव्यापी संकट है जो गहराता जा रहा है। हमारे दिवंगत मित्र अनुपम मिश्र ने हमें पानी बचाने के लिए तरह तरह से आगाह किया और यह भी बताया कि साफ माथा रखने वाला समाज पानी की चिंता करता है और उनके संरक्षण के सामुदायिक तरीकों की इजाद और पालन भी। आमतौर पर भारतीय धनाढ्य और मध्य वर्ग पानी की अधिक बर्बादी करते रहते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि दुनिया में पानी लगातार कम होता जा रहा है। पैराचेन।
रूपर्ट राइट ने साल 2008 में प्रकाशित अपनी पुस्तक टेक मी टू द सोर्स इन सर्च ऑफ वाटर में कहा है कि भारत सरकार चंद्रमा पर यान भेजने में अधिक व्यस्त है, न कि दिल्ली की पाइपों में पानी भेजने में। दुनिया जलवायु से अधिक आक्रांत है, बजाय इसकी चिंता करने के कि 1 अरब लोगों को साफ पानी नहीं मिलता है। राइट यह भी बताते हैं कि पानी को समय मिले तो वह सबसे सख्त चट्टान को भेद सकता है। अगर पर्याप्त मात्रा में हो तो आग बुझा सकता है, पहाड़ों को हिला सकता है और सब कुछ नष्ट कर सकता है। लोगों की तरह पानी सबसे प्रसन्न तब होता है जब वह गतिशील होता है। स्टॉप।